छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुकमा से आ रही बड़ी खबर के साथ। नक्सलियों के हमले में सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी शहीद हो गए हैं। फायरिंग में कांस्टेबल को गोली लगी है। बेदरे कैंप से सर्चिंग पर निकले थे 165वीं बटालियन के जवान। उरसांगल की तरफ सर्चिंग पर निकले थे। सुबह 7 बजे नक्सलियों ने हमला किया। इलाके में सर्चिंग की जा रही है। बेहद ही दुखद खबर सामने आई है एक जवान के शहीद होने की। और आपको बता दें कि नक्सली के हमले में सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी शहीद हो गए हैं। फायरिंग में कांस्टेबल को गोली लगी। बेदरे कैंप से सर्चिंग पर वो निकले थे और 165वीं बटालियन के जवान थे। उरसांगल की तरफ सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है कई दिनों से और एक बार फिर से यहां पर सर्चिंग के लिए वो निकले थे। 7 बजे के करीब नक्सलियों ने हमला शुरू किया। इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। तो नक्सलियों की ये काली करतूत थमने का नाम नहीं ले रही और एक जवान के शहीद होने की खबरें मिल रही हैं। सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं नक्सलियों के हमले में। हालांकि सर्चिंग लगातार जारी है। बेदरे कैंप के जवान थे वो और सर्चिंग के लिए निकले थे। 165वीं बटालियन के जवान थे जो अब हमारे बीच नहीं है, शहीद हो गए हैं नक्सलियों के हमले में। परिवार वालों को सूचना देने के साथ साथ तमाम चीजों पर अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ के सुकमा से ये जानकारी मिल रही है। सब इंस्पेक्टर नक्सलियों के हमले में शहीद हो गए हैं। सुधाकर रेड्डी इनका नाम है और ये 165वीं बटालियन के जवान हैं जो कि सर्चिंग के लिए ही निकले थे, लेकिन इस बीच हमले में जवान शहीद हो गए हैं। सतीश चांडक सुकमा से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सतीश, 165वीं बटालियन के ये जवान थे जो अब हमारे बीच नहीं है, बेहद दुखद, वो शहीद हो गए हैं। सर्चिंग अभी भी जारी है। क्या जानकारी आपके पास, क्या परिवार वालों को इस मामले में जानकारी दे दी गई है? जी, आपको बता दूं कि आज सुबह नक्सलियों के होने की सूचना के बाद में बेदरे कैंप है जो सुकमा और बीजापुर का बॉर्डर इलाका है, वहां पर सुबह सीआरपीएफ 165वीं बटालियन के जवानों को रवाना किया गया था। ऑपरेशन का रवाना किया गया था। ऑपरेशन की जो लीड है वो सुधाकर रेड्डी एएसआई सीआरपीएफ है वो कर रहे थे। जैसे ही जवान कैंप से बाहर निकले और सर्चिंग कर रहे थे, उस वक्त जो है सुबह 7 बजे नक्सलियों ने हमला कर दिया और जिसमें एएसआई सीआरपीएफ के सुधाकर रेड्डी है वो शहीद हो गया और साथ साथ एक जवान रामू वो बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जाता है कि उनके पीठ पे गोली लगी और काफी गंभीर है। उनका इलाज जो है बेदरे कैंप में चल रहा था। उसके बाद जो है बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर रवाना किया गया है और जो सुधाकर रेड्डी है उनके घर पर अभी तक हालांकि सीआरपीएफ और कोबरा और जो जिला बल के जवान है वो इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं। 4 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी तक पुलिस ने स्पष्ट नहीं कर पाई है कि आखिरकार जो है वो 4 लोग संदिग्ध इस घटना में शामिल थे या नहीं। पूरी जांच की जा रही है क्योंकि इलाका काफी नक्सल प्रभावित इलाका है, दूर सुदूर वाला इलाका है। जैसे ही जवान वापस कैंप लौटेंगे उसके बाद जो है पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया सतीश जानकारी साझा करने के लिए। तो सब इंस्पेक्टर अब हमारे बीच नहीं है, बेहद दुखद शहीद हो गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महादेव ऐप की। महादेव ऐप से जुड़ी जानकारी मिल रही है। महादेव ऐप का एक आरोपी जो लंबे समय से फरार था, जिसकी तलाश थी, उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा से आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में हिमांशु फरार चल रहा था, 400 करोड़ की ठगी में शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐप के जरिए ठगी करते थे। दुबई, सिंगापुर, नेपाल, मलेशिया, हांगकांग तक फैला है जालसाजों का नेटवर्क जो कि लंबे समय से फरार था, जिसकी तलाश थी पुलिस को। आखिरकार इसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया है और आपको बता दें कि लगभग 400 करोड़ की ठगी में ये शामिल भी था। इसके कनेक्शन, इसके नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐप के जरिए ये ठगी भी करता था। दुबई, सिंगापुर, नेपाल, मलेशिया, हांगकांग तक इसका नेटवर्क फैला है जालसाजों का।
लेकिन अब आगे ये जानने की कोशिश होगी कि इसके साथ और भी कौन लोग हैं जो शामिल हैं इस तरह की ठगी में। फिलहाल आपको बता दें कि महादेव ऐप का आरोपी है ये, और इसे पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। भागा था ये और नोएडा से इसे गिरफ्तार किया गया। लंबे समय से इसकी तलाश थी। और अब बात छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल को लेकर, जहां दिल्ली जाएंगे विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री दिल्ली में नेताओं से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट के विस्तार पर मंथन होगा। आज दिल्ली में नामों को लेकर चर्चा हो सकती है, नामों पर मुहर लग सकती है आज की कौन होगा कैबिनेट का हिस्सा, कौन से वो चेहरे होंगे, नेता जिन्हें शामिल किया जाना है मंत्रिमंडल में। ये वो तमाम चीजें हैं जो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आज विष्णुदेव साय पहुंचेंगे दिल्ली और यहां पर वो बातचीत करेंगे। हालांकि विष्णुदेव साय चौथे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उन्होंने शपथ ले ली। कहा यह भी जा रहा था कि शपथ ग्रहण के दिन मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए इंतजार करना होगा। संभावित नामों की बात करें तो कई ऐसे नाम हैं जो चल रहे हैं, चर्चा में है कि उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन एक ट्रेंड जो बीजेपी का पिछले समय से हम देख रहे हैं, नए चेहरों को मौका देने का। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भी कई नए चेहरे शामिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम विचार नेताम की। उन्हें प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है। विधानसभा का सत्र 19 से 21 दिसंबर के बीच होगा और इस दौरान नेताम नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा के अफसर शीतकालीन सत्र की तैयारी में जुट गए हैं। नेताम आज प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ भी लेंगे। कौन है राम विचार नेताम, ये भी जान लीजिए कि राम विचार नेताम जो कि वरिष्ठ नेता है वो कौन है। आदिवासी नेता है राम विचार नेताम, बड़े आदिवासी नेता है। रमन सरकार में वो गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ नेता, सांसद भी रह चुके हैं राम विचार नेताम। राम विचार नेताम की अगर हम बात करें तो लंबा अनुभव राजनीति का उनको है। राज्यसभा सांसद रह चुके हैं राम विचार नेताम। इसके अलावा रामानुजगंज से विधायक है राम विचार नेताम। उन्होंने जबरदस्त वोटों से जीत हासिल की है। बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर भी इन्हें देखा जाता है। हालांकि 1962 में सनावल गांव में जन्मे राम विचार नेताम पहली बार 1990 में विधायक चुने गए थे, जिसके बाद 93, 98, 2003, 2008 और 2023 में भाजपा की टिकट से चुनाव जीतते आए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता होने की वजह से हमेशा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी उन्हें देखा गया है। बीते कुछ समय में जब रेस के नाम सामने आ रहे थे कि कौन है मुख्यमंत्री की रेस में, तो राम विचार नेताम का नाम भी देखा गया था। उन्होंने 5 बार विधायक रहते हुए गृह जेल, जल संसाधन, उच्च शिक्षा, राजस्व और तमाम आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री का दायित्व भी बखूबी निभाया है। इसके अलावा काफी भरोसेमंद चेहरा है ये आला कमान के लिए। भाजपा आला कमान ने छत्तीसगढ़ के कोटे से 2015 में उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया था। राम विचार नेताम भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है कि काफी अनुभवी और काफी वरिष्ठ प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ आज वो लेंगे और कई बड़े दायित्वों के साथ भी उन्हें देखा गया है। और रामानुजगंज विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी राम विचार नेताम ने विधानसभा सीट से करीब 29,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। नेताम ने कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार तिर्की को हराया है। राम विचार नेताम को कुल 99,000 से भी ज्यादा वोट मिले, जबकि अजय कुमार तिर्की को सिर्फ 69 वोट ही मिल पाए। रामानुजगंज विधानसभा सीट पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बृहस्पति सिंह ने जीत दर्ज की थी, जिन्हें सीएम भूपेश बघेल का बेहद करीबी माना जाता है। लेकिन अगर बात करें राम विचार नेताम की, तो उन्हें भी काफी ज्यादा अनुभव है राजनीति का। कई बड़े पद पर वो रह चुके हैं, कई बड़े विभाग उनके अंडर रहे हैं और वो राजनीति को बखूबी समझते हैं। ऐसे में उन्हें प्रोटेम स्पीकर के तौर पर आज शपथ दिलवाया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पूर्व सीएम रमन सिंह की। आज नामांकन भरेंगे रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय मौजूद भी रहेंगे इस दौरान और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो बेहद ही खास दिन रमन सिंह के लिए। आज वो विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर नामांकन भरेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणदास महंत को विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आदेश जारी किया है। दीपक बैज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर चरणदास महंत को बधाई दी है। आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस शासनकाल में चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष थे। 2023 में उन्होंने सक्ती विधानसभा से चुनाव जीता। बीजेपी के खिलावन साहू को उन्होंने 12,395 वोटों से हराया भी। महंत के राजनीतिक करियर की शुरुआत मध्य प्रदेश विधानसभा से हुई। 1980 में पहली बार विधायक बने थे। 1993 से 1998 के बीच वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। 1998 में लोकसभा के लिए चुने गए हैं। महंत 2006 से 2008 तक छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके बाद 2009 में वो 15वीं लोकसभा के लिए भी चुने गए। महंत ने मनमोहन सिंह सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 23 सितंबर 2009 को उन्हें संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते पर संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कोरबा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। 2018 में वो पार्टी की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बने। 2018 में ही उन्होंने राज्य की सक्ती विधानसभा सीट से भारी बहुमत से जीत हासिल की। तो महंत का ये सियासी सफर काफी दिलचस्प रहा है और अब वो छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नजर आएंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारी नेता सोनिया जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय खड़गे साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। राहुल जी ने विश्वास किया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और संजय जी, माकन जी ने जो यहाँ आकर के सबका राय लिया और शायद उन सब ने ऐसा सोचा कि मैं इस काबिल हूँ कि भार उठा सकता हूँ। फिर हमारे वेणुगोपाल जी जो प्रशासन के महामंत्री हैं, सब ने मुझ पर संयुक्त रूप से जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी जो इच्छा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो एक बार पार्टी हमारी बिखर गई फिर से, उसको एक साथ जोड़ के चले और कांग्रेस को मजबूत करें और आने वाले साल में, आने वाले 5 साल बाद भले ही सही, कांग्रेस को फिर यहाँ ला के खड़ा करें, कांग्रेस सरकार बनाए। ये उनकी इच्छा है। उसको मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से और पूरी ताकत से सभी साथियों को लेकर के चल के साथ उनके हम उसको पूरा करेंगे और हम कामयाब होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। अब आपको 2 तस्वीर दिखाएंगे। पहली तस्वीर होगी बलरामपुर की, जहां आप देखेंगे कि 13 हाथियों के दल ने रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में डेरा डाला है। हाथियों ने हरिहरपुर छतावा गांव के फसलों को नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग जंगलों में नहीं जा रहे हैं, डर रहे हैं, बल्कि औरों से भी अपील कर रहे हैं कि अभी जंगल में ना जाएं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए पेंड्रा की। पेंड्रा में भी 2 हाथियों के दल ने डेरा डाला है। ये हाथी रात होते ही जंगलों से गांव की ओर पहुंच जाते हैं और घुसरिया और पंडरी क्षेत्र में घूम रहे हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों की मेहनत पर पानी फेरते इन हाथियों की तस्वीर आप देखिए, काफी भयावह, जहां लोग अब डर रहे हैं कि कहीं उन्हें हानि ना पहुंचाए ये हाथी। घरों को कैसे नुकसान पहुंचाया गया है, घरों को तोड़ दिया है हाथियों ने और फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तो बलरामपुर की तस्वीर आप देखेंगे और दूसरी पेंड्रा की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां हाथियों ने जबरदस्त उत्पात मचाया।
और अब बात जांजगीर चांपा की, जहां न्यूज 18 की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। धान खरीदी प्रभारी पर एक्शन लिया गया है। खरीदी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। किसानों से पैसा लेने का वीडियो वायरल हुआ था। अकलतरा क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां टोकन के नाम पर उगाही की जा रही थी, जिसको न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। खबर को दिखाने का असर हुआ और फिर खरीदी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। पैसे लेकर नंबर लगा रहे थे, टोकन के नाम पर उगाही कर रहे थे। यहां पर लंबी लंबी लाइनों में किसान खड़े होते थे और उनका नंबर नहीं आता था, जिसके बाद प्रभारी पैसे लेते थे और पैसे लेने के बाद टोकन दे देते थे। और इस मामले को जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, फिर एक्शन लिया गया है और खरीदी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। धान खरीदी प्रभारी पर एक्शन लिया गया है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। किसानों से पैसा लेने का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर एक्शन लिया गया है। खबर कांकेर से है, जहां चश्मे के शोरूम में भीषण आग लग गई है और आग में लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से शोरूम में आग लगी। बताया जा रहा है कि यहां पर लाखों का सामान रखा था, जो कि जलकर राख हो चुका है। दमकल विभाग की गाड़ियों को सूचना दी गई, जो मौके पर पहुंची और आग को बुझाना शुरू किया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान आग में जलकर राख हो चुका था। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पाया। जानकारी ये मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से शोरूम में आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें काफी दूर दूर तक फैली। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं देखने को मिला। बड़े बड़े गुब्बार धुएं के आप देख सकते हैं। रात के समय यह आग लगी थी, जिसके बाद फौरन दमकल विभाग की गाड़ियों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। धमतरी नगर निगम टैक्स वसूली के मामले में फिर फिसड्डी साबित हुई है। नगर निगम को 795 करोड़ रुपए टैक्स वसूलना है, लेकिन अब तक सिर्फ 349 करोड़ रुपए की ही वसूली की जा सकी है। इसकी वजह नगर निगम का खराब प्रबंधन बताया जा रहा है। आम लोगों की भी टैक्स जमा करने में रुचि नहीं है। तो जो टारगेट है टैक्स वसूली का, उससे बहुत पीछे है निगम और इसमें लापरवाही सामने आ रही है। आम लोगों की भी टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखाई दे रही और अभी भी निगम लापरवाह बना बैठा है। सुकमा में हुए नक्सली हमले में सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। अब सब इंस्पेक्टर की शहादत पर सीएम ऑफिस का ट्वीट आया है। मुख्यमंत्री ने आज सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद सब इंस्पेक्टर श्री सुधाकर रेड्डी की शहादत को नमन किया है। उन्होंने घायल कांस्टेबल रामू के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। सीएमओ छत्तीसगढ़ की तरफ से ट्वीट किया गया है शहीद जवान के लिए और साथ ही घायल जवान के लिए भी कि समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, जिन्होंने सर्चिंग के दौरान अपनी जान गंवा दी। शहीद हो गए 165वीं बटालियन के जवान सर्चिंग के लिए निकले थे। सुधाकर रेड्डी जिनका नाम है, और इस दौरान सुधाकर रेड्डी शहीद हो गए। उनकी शहादत को नमन किया गया है और साथ ही जो घायल कांस्टेबल हैं रामू, उनके समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। ये सीएमओ छत्तीसगढ़ की तरफ से ट्वीट किया गया। आज बेहद ही दुखद जानकारी मिली। सुकमा में हुए नक्सली हमले में 165वीं बटालियन के एक जवान जो सर्चिंग के लिए निकले थे, उस वक्त नक्सलियों के हमले में वो शहीद हो गए। तो कांस्टेबल रामू भी घायल हुए हैं, जिनके समुचित इलाज के आदेश दिए गए हैं अधिकारियों को।
और चलिए एक नजर